मनोज शंकर, मैं तो जीना भी नहीं चाहता। मनोरमा, तुम मरना चाहते हो, यही ना? मरना न चाहो, जीवन तुम्हारा है। मनोज शंकर, तुम्हें समझ लेना कठिन है। मनोरमा, डिप्टी साहब के लिए मैं समस्या हूँ, और तुम्हारे लिए भी। मैं क्या करूँ? किसके किसके लिए रोऊँ? अपने लिए, तुम्हारे लिए, साहब के लिए, अथवा चंद्रकला के लिए? चंद्रकला की दवा के लिए डॉक्टर आए हैं, हम मरीजों की दवा कौन करेगा? चंद्रकला का रोग असाध्य है, लेकिन हम तीनों का तो संघातक हो गया है। मनोज शंकर, मेरा रोग तो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान न जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। मनोरमा, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है, और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। यह रोग तो मनुष्यता का है, और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका भी विकास हुआ। हाँ, पहले कुछ विशेष अवस्था थी, लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्थाओं में हो जाता है। इस चिरंतर रोग के साथ तुम्हारा एक और रोग है। मैं समझती हूँ कि मनोज शंकर, इस सब का मतलब यही कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती हो। मनोरमा, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूँ, और अपने साथ ही तुम्हें ले डूबूंगी। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रीझ गए हो, तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतर्मात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ, या लो, अपना हाथ बढ़ाती है, पकड़ लो। शंकर मंत्रमुग्ध की तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी। कुछ सोचकर, मैं विधवा हूँ, और तुमको विधुर होना होगा, और इस प्रकार हमारा सम्मिलित आज तक जीवन का नहीं, अनेक जीवन का हो गया। मनोज शंकर चिंतित होकर दूर आकाश की ओर देखने लगता है। मनोरमा उसका कंधा पकड़कर उसे जोर से हिला देती है। चिंता नहीं, नहीं नहीं, चिंता नहीं, हंस दो तो जीवन और जगत पर। मुरारीलाल, बनावटी समतुल लोगों ने तो यहाँ नाटक घर बना दिया है। मनोरमा कमरे के भीतर जाकर खड़ी हो जाती है। मुरारीलाल रामदेव निकल कर आराम कुर्सी पर बैठते हैं। उनके चेहरे पर अस्वाभाविक उद्वेग है। मनोज शंकर, क्या कहा आपने? मुरारीलाल, यही कि तुम लोग ने यहाँ नाटक घर बना लिया है। मनोज शंकर, शायद आप सभी नाटक देखकर आ रहे हैं, उसी भावना से आपको भ्रम हो गया है। मुरारीलाल, मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ? मनोज शंकर रूखे स्वर की, संभवतः वहाँ और क्या था? मुरारीलाल, मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ जी। चंद्रकला को धुकधुकी बंद हुआ चाहती है? मनोज शंकर हंसता हूँ, हाँ हाँ, आप भी तो रहते रहते सपना देखने लगते हैं। मुरारीलाल, इस बार तो तुमने जैसे शिक्षा और संस्कार सबसे असहयोग कर लिया। तुम तो ऐसे नहीं थे। मनोज शंकर, अभी मेरा विकास हो रहा है। मुरारीलाल, डॉक्टर साहब को पता नहीं चल रहा है? उनको संदेह कि कोई रोग साफ का लक्षण नहीं दिख पड़ता। वे डर रहे हैं कैसे कहीं हृदय की गति बंद न हो जाए। तुम उससे देखने भी नहीं गए? और वह? मनोज शंकर, मैं गया था 10 मिनट से अधिक। उसके पैताने खड़ा रहा। उसने एक बार मेरी ओर देखा, फिर सिर के ऊपर तकिया रखकर करवट ले गई। मैं उसके इस व्यवहार को अपना अपमान क्यों समझूं? आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ? गंभीर उठता है मुरारीलाल कमरे की ओर घूमकर। तुम्हारे पति को मरे कितने वर्ष हुए? मनोरमा, वहीं से। मैंने उन्हें देखा नहीं था। विवाह की कोई भी स्मृति मेरे पास नहीं है। मुरारीलाल, हम सभी लोग दुखी हैं। मनोरमा, मुझे कोई दुख नहीं। मुरारीलाल, तुम स्त्री होकर यह कर रही हो? मनोरमा, पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कहीं भी नहीं करते, इसलिए यह बात स्त्री ही कह भी सकेगी। और दूसरे, मेरा जीवन पिताजी की चांदी की तरह, चांदनी की तरह, हंस की तरह श्वेत दाढ़ी और मूछ की छाया में रंग और कलम के साथ बीता है। मुझे उस तरह किसी अभाव का अनुभव हुआ ही नहीं, जो मिला ही नहीं। उसका चला जाना, उसका सुख क्या है और दुख क्या है? मुरारीलाल कुछ सोचकर, तुमने रजनीकांत का चित्र अपनी तबीयत से बनाया था? मनोरमा, रेखा चित्र तो मैंने स्वयं बना लिया। मेरा विचार यहाँ से चले जाने पर उसमें रंग भरूंगी, लेकिन चंद्रकला ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया, उसे पूरा कराया। मुरारीलाल, चंद्रकला से मुझे उसके आहत होने का बड़ा दुख है। मेरा हृदय जानता है या भगवान जानते हैं? मनोज शंकर, और उसी दुख में चंद्रकला बीमार पड़ी है। आप जानते हैं मैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। मुरारीलाल, लेकिन मैं तो समझता हूँ। एकाएक चुप हो जाता है। मनोज शंकर, आपने देखा नहीं, यहाँ जब उसकी लाश लाकर रखी गई तो वह किस तरह उसकी ओर देखने लगी, और किस तरह मुंह में रुमाल डालकर भाग गई।
यहाँ ठहरती तो रो पड़ती। मुरारीलाल गहरी सांस लेकर, उसका हृदय बहुत कोमल है मनोज। उसका घाव देखकर घबरा उठी। उसी घबराहट में उसने उसने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। नहीं तो जिस दिन तुम्हारा पत्र मिला था उस दिन वह घबरा उठी थी। मनोज शंकर, संभव है। मेरे कल्याण की भावना उसके हृदय में है, लेकिन मुरारीलाल, शाम का लेकिन क्या? मनोज शंकर, जाने दीजिए, कुछ नहीं। मुरारीलाल, नहीं तो कहो तो। मनोज शंकर, वह बात आपसे नहीं कही जा सकती। थोड़ा आगे बढ़कर देखने लगता है मुरारीलाल, लेकिन मैं तो उससे अधिक तुम्ही को असावधान पा रहा हूँ। मनोरमा डॉक्टर साहब को यहाँ तो भेजो। मनोरमा का प्रस्थान। मनोज शंकर, मैं असावधान हूँ? मुरारीलाल, हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी भविष्य की आशा क्या है। मैं तुम दोनों को किस रूप में देखना चाहता हूँ। मनोज शंकर, वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन केवल आपके चाहने से वह पूरा नहीं हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, इसका ध्यान भी तो आपको रखना होगा। मुरारीलाल, लेकिन यह दूरी तुम्हारी ही बनाई हुई तो है। मनोज शंकर, नहीं, मैंने इस दूरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मुझे इसका अधिकार भी तो है, अगर मैं अपने लिए यही उपयोगी समझूं। मुरारीलाल, तो इसे मैं अपना और तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य समझूंगा। अभी जो तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका अर्थ क्या है? मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था। इन चीज़ों का मैं खूब समझता हूँ। मनोज शंकर उद्वेग से, यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी हैं। अग्नि हलाल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैं इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। बांसुरी बजाता है। मुरारीलाल झपटकर कुर्सी से उठते हैं और उसके हाथ से बांसुरी छीन लेते हैं। मनोज शंकर कई बार चिल्लाकर गोसारे के नीचे थूकता है। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? मुंह से खून आ गया। मुरारीलाल, मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी बजा रहे हो? तुम? मनोज शंकर, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता। यदि यह मुझसे संभव हो सके तब मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मुरारीलाल, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मनोज शंकर, हाँ, उस हालत में मैं केवल देवता हूँ। मुरारीलाल, यह व्यंग करना तुमने कहाँ से सीखा? मनोज शंकर, जीवन इस तरह की बातें नित्य सिखलाता है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं, लेकिन जो उसे सुनते हैं, समझते हैं, मेरी तरह शायद व्यंग करते हैं। मुरारीलाल, तुम मेरा कुछ भी लिहाज नहीं करते। मनोज शंकर, यह कैसे? मुरारीलाल, तुम कहते हो तुम जीवन भर विवाहित रहोगे। इतना ही नहीं, कितनी अनर्गल बातें तुम कह जाते हो। 10 वर्ष का समय बीत गया, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। मनोज शंकर, मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि व्यंग न करूँगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा न करूँगा, तो मैं जीवित न रह सकता। मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा हो तो कहिए, मैं आपका रास्ता बदल लूँ। मुरारीलाल, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ, यही करता रहा हूँ, यही करता रहूँगा। मेरी इच्छा यह न थी कि रजनीकांत मारा जाए, लेकिन भगवान से रुपया ले लेना मैंने बुरा नहीं समझा। उसने दूसरों को लूट कर रुपया इकट्ठा किया। यदि लूटना भी माना जाए तो उसे लूट लेना मैंने बुरा नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे विदेश जाने की समस्या भी हल हो जाती थी। मनोज शंकर गंभीर होकर, तो फिर रजनीकांत की हत्या का प्रधान कारण मेरी विलायत यात्रा है, जिसके लिए मैंने कभी इच्छा नहीं की, यहाँ तक कि मैंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा। जीवन और शक्ति के उस लोक में मुझे क्या मिलता? मैं वहाँ किस आशा से जाता? मुरारीलाल, सिविल सर्विस के लिए। मनोज शंकर, यही तो आप नहीं समझते कि मैं मृतक सिर लाकर जिसका भूत जी रहा है आज 10 वर्ष से, वह सिविल सर्विस की इच्छा क्यों करता? मुरारीलाल, तुम अपने को मृतक कह रहे हो? मनोज शंकर, अवश्य, मैं मृतक तो हूँ। आत्मघाती पिता का पुत्र, किसी बड़े पद, किसी बड़ी मर्यादा के लिए मैं नहीं बनाया गया हूँ। जब तक मैं यह न जान जाऊँ कि जिन्होंने आत्महत्या की, क्यों आत्महत्या की, उन्होंने, तब तक। एकांक गंभीर सोचने लगता है। मुरारीलाल स्वर में, ओह, मालूम हो जाएगा, जल्दी क्या है इसके लिए? मनोज शंकर कांपते हुए सर में, लेकिन हो जाएगा कभी मालूम? इसी में तो संदेह है। उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 वर्ष का हूँ। एक युग पूरा हुआ चाहता है, एक नई पीढ़ी आया चाहती है, लेकिन यह रहस्य उन्होंने आत्महत्या क्यों की? अभी ज्यों का त्यों बनाओ। यदि मैं आज मर जाऊँ, मुरारीलाल जैसे सचेत हो, तो क्या होगा? मनोज शंकर, यह गुप्त बोझ मेरी आत्मा को दबाए रहेगा, इस जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में।
स्वर के साथ ही उसका शरीर भी कांपने लगता है। मुरारी लाल, आत्महत्या उन्होंने की थी, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्यों, किस लिए की, इस संबंध में तो मैं तुम्हें कोई विशेष बात नहीं बतला सकता। मनोज चौंक कर, आप अब भी छिपाना चाहते हैं? तब तो शायद बांसुरी की जगह मुझे पिस्तौल लेना होगा। इसका मुख भयानक उठता है और शरीर, आंखें समय के पेड़ की तरह हिलने लगते हैं। मुरारी लाल, भय और आवेश से तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या? तुम मेरी ओर से इस तरह क्यों देख रहे हो? ईश्वर जानता है इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। तुम व्यर्थ मुझ पर संदेह कर रहे हो। मेरे मित्र थे, हम दोनों का सारा लड़कपन, जवानी का दोपहर भी साथ ही बीता था। संसार जानता है हम लोग दो शरीर एक प्राण थे। कभी मनोज की ओर तो कभी धरती की ओर देखते हैं, उसकी आँख का एकाएक बिगड़ कर लाल और अंत में काला हो जाता है। उनकी सांस वेग चलने लगती है, जिससे उनकी छाती उठने और बैठने लगती है। बाएं हाथ से अपनी आंखें मलने लगते हैं। मनोज शंकर क्षोभ अवहेलना के दृष्टि उनकी ओर देखता रहता है। मनोज शंकर कड़े शब्द कहते चलिए। मुरारी लाल कातर होकर, क्या कहूँ मनोज शंकर, बस हो गया, अब कुछ कहना नहीं है? मुरारी लाल, नहीं। मनोज शंकर उंगलियों को कड़ी कर बायां हाथ सिर पर रखता है। अंगूठे के नीचे उसका बायां कान इस तरह दबकर ऊपर की ओर खींच उठता है जैसे कि कान के नीचे का चमड़ा ऊपर खिसकता है। वह सा मालूम होता है। दायां हाथ बार बार हिलाते सूत्र के रूप में व्याख्या कर हुए, सूत्र काल तो चला गया, अब तो व्याख्या काल है ना। घड़ी दो घड़ी की व्याख्या, 10 वर्ष का सूत्र साफ हो जाएंगे, अनव्यर्थ हो जाएगा, बस कहते चलिए। मुरारी लाल, तुमसे मुझे बड़ी आशा थी, इसलिए अद्विग्न होकर उसकी ओर देखने लगता हूँ। संक्षुब्ध होकर, आपकी आशाएं वैसी ही रहें, कुछ और बढ़ जाएं। उसकी ओर तीव्र दृष्टि देखकर सिलाते हुए, मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं आसानी के साथ उनका, आपकी आशाओं का बोझ उठा सकूं। आप अपना उपकार कीजिए। चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझ में पुरुषत्व न था या मुझ में वह कला कौशल न था जिससे एक और 1000 चंद्रकला आंचल पसाकर भीख मांगती है। मेरे पास केवल एक वस्तु न थी, रजनीकांत की मुस्कान में तो जो जादू था, उसकी हंसी में जो कंपन, जो मस्ती थी, उसकी अबोध आंखों में उसके अबोध हृदय का जो आशापूर्ण प्रतिबिंब था, वह मेरे पास न था। मेरी शिक्षा का संस्कार, सब ओर से मेरा संयम और बड़प्पन बेकार साबित हुआ। मेरे मन में विषाद की आग जो जलती रही, इसलिए चंद्रकला के लिए मुझ में कोई आशा न रही। उसने देख लिया मुझ में जो कुछ था निरस था। दूसरी ओर रजनीकांत एक सुंदर सपने की तरह बांसुरी हिलाकर एक अधूरी तान की तरह उसके सामने आया और क्षण भर में ही वह जीत गया। मैं हार गया, मैं पराजित होकर भी जी रहा हूँ। जीने का मतलब यहाँ रहना, इस वातावरण में। मुस्कुराकर, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। प्लेटो के प्रजातंत्र में कभी कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तत्व में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मुरारीलाल, लेकिन तुम्हारे उसके चरित्र पर इस तरह का दोष लगाना। मनोशंकर, उसके चरित्र पर? मुरारीलाल, चंद्रकला के? मनोशंकर, मैं नहीं समझता। मुरारीलाल, तुम साफ कह रहे हो कि वह उसे प्रेम करने लगी है, और कैसे कहा जाता है? मनोशंकर, अच्छा, तब? मुरारीलाल, तब यही तुम्हें करने का अधिकार क्या है, किसी के चरित्र पर इस तरह का आक्रमण? मनोशंकर, इससे चरित्र का क्या संबंध है? अगर वो उसे प्रेम करने लगी तो इस प्रकार का चरित्र और निखर गया, इसमें बुराई कहाँ है? मुरारीलाल, इसमें बुराई नहीं है। मनोशंकर, बिल्कुल नहीं। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जात की स्तुति के लिए केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है। उसमें बुराई कहाँ है? प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो नहीं किया जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृत है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। राय, तुम तो मेरे दुख का 100 गुना कर देना चाहते हो। मनोशंकर, सच कह देना भी अगर दुख का कारण हो तो? मुरारीलाल, लेकिन इस सच के बिना भी तो काम चला जाता है। मनोशंकर, लेकिन काम चल जाने में तो मेरा बहुत कम विश्वास है। मुझे तो घंटे 2 घंटे प्रकाश मिल जाए, मैं सभी रात अंधेरे में काट लूँगा। मुरारीलाल उसकी ओर देखकर, हाँ, कहिए वह बात। भीतर की ओर डॉक्टर का प्रवेश। मुरारीलाल उठकर खड़े होते हैं। मनोज तिरछी आंखों से डॉक्टर की ओर देखने लगता है। डॉक्टर मनोज की ओर देखकर, इस तरह आपकी आंखें कमज़ोर पड़ जाएंगी, सदैव सीधे देखा कीजिए। मनोज मुस्कुराने लगता है। मुरारीलाल, बैठिए। दोनों कुर्सी पर बैठते हैं। हाँ, क्या हाल है? डॉक्टर, अभी निश्चित नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूँ कि अभी तक कोई शारीरिक
लक्षण चिंता नहीं पैदा करता। वह बेचैन है, छाती और सिर में से पसीना चल रहा है, जोर से तो उसे है नहीं। ऐसी हालत में हाँ, हथेली और तलवे में जितनी चाहिए गर्मी नहीं है। आंखों का रंग हर पल बदल रहा है, होठ तो सूख गए हैं ही। नाड़ी की गति बहुत खराब नहीं, लेकिन हृदय की धड़कन एकाएक चुप हो जाता है। मुरला उत्सुक, और क्या कहिए, क्या हुआ हृदय की धड़कन? डॉक्टर, मैंने तो आपसे तभी कह दिया कि मुझे संदेह है। कलाई की घड़ी देख इतनी देर की देखभाल के बाद भी मैं उस निश्चय पर पहुंचा कि संभवतः हृदय की धड़कन बंद हो जाए। मुरैल घबराकर कुर्सी पर उठते। हृदय की धड़कन बंद हो जाए? डॉक्टर, मैं खुद चिंता में पड़ गया हूँ। रायलाल मनोज की ओर देखकर, सुनो जी, तुम्हारे लिए तो नाटक था ना? डॉक्टर विस्मय से मनोज की ओर देखता है। मनोज से, डॉक्टर साहब को यह नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में और किस तरह से यह रोग हुआ। नहीं तो उनके लिए भी यह इतना भयंकर नहीं मालूम होता। डॉक्टर मुरारीलाल से उसकी नाड़ी जाल रक्त उत्तेजित करने के लिए दवा भरनी होगी। मनोज शंकर, किस तरह? सुई देकर। डॉक्टर, हाँ। मनोज शंकर, इसका मतलब अब आप उसके भीतर रोग पैदा करना चाहते हैं? अब तक रोग या नहीं, लेकिन अब ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैं तो नहीं चाहूँगा कि उसके शरीर में व्यर्थ के लिए पीड़ा पैदा की जाए। डॉक्टर मुस्कुराए, अच्छा, बांसुरी हाथ में है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं, आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सके? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए, लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। मनोज शंकर, आपको कैसे निश्चय हो गया कि उसके हृदय की धड़कन बंद हो रही है? डॉक्टर, लक्षण ऐसे हैं। मनोज शंकर, तो दो तरह के रोगों के भी लक्षण कभी कभी एक से होते हैं। डॉक्टर, खैर बस पीछे कीजिएगा, उसे अच्छा हो लेने के दीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं, और उसकी हालत अब भी चिंताजनक हो चुकी है। मुरलीलाल, पानी गर्म कराइए। मनोज शंकर, डॉक्टर साहब, फीस जो कहिए दिला दी जाए, लेकिन उसे व्यर्थ कष्ट न दीजिए। डॉक्टर, बड़े विचित्र आदमी हैं आप। आपने पहले ही दवा क्यों नहीं कर लिया? अच्छे फीस देने वाले रहे, रोगी मर जाए, मैं फीस लेकर चलता बनूं? आप कौन हैं? रारीलाल, मेरे एक संबंधी। मनोज शंकर, डॉक्टर साहब, आप लोग रोग के कारण अनुसंधान नहीं करते, रोग की कल्पना कर दवा करते हैं। नतीजा है कि आप लोग संजीवनी लिए ही हैं और मृत्यु की संख्या नित्य बढ़ती जा रही है। चंद्रकला की चिंता आप न करें, मैं उसकी दवा कर लूँगा। घंटे भर के बाद आप इतना भी नहीं समझ सके कि उसका रोग शारीरिक नहीं मानसिक है। उसके मस्तिष्क कीटाणु आकस्मिक आघात से सहसा क्षुब्ध उठे हैं। आप बार बार हृदय की धड़कन बंद कर रहे हैं। फीस अगर 4 रुपया हो तो कृपया 40 लेकर उन्हें विदा कीजिए, मैं उसे 10 मिनट में अच्छा कर लेता हूँ। मुझे स्वयं उस तरह का रोग हो जाता है, हाथ पैर में लकवा मार जाता है, जी बैठ जाती है, आँख अंधी हो जाती है, लूप उठकर सिर फोड़कर निकलने लगता है। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में स्वाभाविक नाड़ी गति कितनी है? डॉक्टर, 70 से लेकर 80, 25, 85 तक। मनोज शंकर, अधिक से अधिक कितनी? डॉक्टर, 130 तक मौत हो जाती है। मनोज शंकर, एक बार 1 मिनट में मेरी नाड़ी की गति 165 पार हो गई थी, मैं भी जी रहा हूँ। डॉक्टर, इसमें और ताप कितना था? मनोज शंकर, बिल्कुल स्वाभाविक, 98 या उससे ऊपर। डॉक्टर साहब, मानसिक बीमारियों में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बुरा न मानिएगा, उस विषय की जानकारी आपकी अंग्रेजी प्रणाली में बहुत कम है। आप लोग प्रत्येक बीमारी की शारीरिक दवा करते हैं और शरीर को ही उसका अकारण समझते हैं, जो कि अधिकांश बीमारियों के मानसिक विक्षोभ के कारण होती है। आपकी समझ में चंद्रकला के हृदय की धड़कन बंद हो रही है। मेरी समझ में एक आकस्मिक घटना के कारण उसके ज्ञान सिराओं में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। आप यहीं रहिए, मैं उसे अभी टहलने के लिए शहर की ओर ले जा रहा हूँ। डॉक्टर, लेकिन जब आप स्वतः बीमार हैं तो दूसरे की दवा आप क्या करेंगे? मनोज शंकर, इसलिए कि मैं अपनी दवा स्वयं कर रहा हूँ और मुझे लाभ हुआ है। बीमारी तो मेरी अच्छी नहीं हुई, लेकिन इतना निश्चय होगा कि मैं अभी मरूंगा नहीं। डॉक्टरों की चले तो अब तक तो मैं कभी पंचतत्व में प्राप्त हो गया होता। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए जीवन बल उसके भीतर निरंतर काम करता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं मरने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के लिए। प्रकृति ने तो बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा था, लेकिन आप लोग उसके साथ मृत्यु का संबंध जोड़ लेते हैं और इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। मुरारीलाल कुर्सी की वहाँ पर झुककर आंखें बंद कर लेते हैं। डॉक्टर, अर्थात अब आप चिकित्सा की नई प्रणाली बना रहे हैं? मनोज शंकर, नहीं, उसी पुरानी परिपाटी को फिर से जगा रहा हूँ। मनुष्य अपनी आदि व्यवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिए
कि तब डॉक्टर न थे, मनुष्य था और शक्ति जीवन का केंद्र प्रकृति था। स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोग अलमारियों में बंद कर हैं, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है। डॉक्टर, आपका आदर्श वही आदिम मनुष्य है जो असभ्य था, नंगा रहना। मनोशंकर, आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो जिस आप सभ्यता कहते हैं उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयां भी बढ़ी हैं। डॉक्टर, मैं समझता हूँ आप बहस करना जानते हैं। मुरारीलाल, आप क्या निश्चय किया? मुरारीलाल जैसे नींद से उठकर, मैं कुछ नहीं समझ पाता, मुझे भी कुछ भी नहीं सोचता। डॉक्टर, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। शब्दों का भ्रम जो पैदा कर सके आप उसी के भूल जाते हैं अपने को। मुरारीलाल, जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं अपने पे अन्याय कर रहा हूँ। न तो मेरा कोई अपना जीवन है और न अपना आदर्श। अदालत के काम से भी चित्त घबरा रहा है। मनोशंकर, कुछ नहीं डॉक्टर साहब। चंद्रकला इस समय टहलने जा सकती है या नहीं? डॉक्टर, मैं तो नहीं समझता, वह पलंग से उठ भी नहीं सकती। मनोशंकर हंसते हुए, कृपा कर आप लोग बाईं ओर कुल कमरे की ओर दिखलाकर आप लोग उस कमरे में चले जाइए, मैं उसे लेकर घूमने निकल जाऊँ। डॉक्टर, क्यों? मनोशंकर, यह आप नहीं समझेंगे। उसे दवा की नहीं, सहानुभूति और एकांत की जरूरत है। संभव है आप लोगों को यहाँ देखकर उसके मन में फिर क्षोभ पैदा हो जाए। चुपचाप चले जाइए उस कमरे में, मुझे भी प्रयोग कर लेने दीजिए। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मत से अच्छे किए जाते हैं। इन चीज़ों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिलता है। उठिए, चलिए आप लोग उस कमरे में। मुरारी डॉक्टर का हाथ पकड़ कर उठते हैं और नीचे उतर कर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मनोशंकर भीतर चला जाता है। आनंदन सिंह बरामदे के सामने नीचे स्थान पर आकर खड़ा होता है। उधर इधर उधर चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, फिर निकल जाता है। मनोशंकर बंगले के भीतर से, तुम्हारा संदेह व्यर्थ है, कह तो रहा हूँ कोई नहीं। डॉक्टर साहब तो सुई देने का प्रबंध कर रहे थे, लेकिन मैं यह स्वीकार न कर सका कि तुम्हारे बाबूजी कलेक्टर साहब के बंगले पर गए हैं। डॉक्टर साहब क्यों बैठे रहेंगे? वह भी चले गए। तभी थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। मनोशंकर बीच वाले कमरे में आकर खड़ा होता है, स्वर में बांसुरी बजाने लगता है। सिंदूर खेले मनोरमा चंद्रकला का प्रवेश, चंद्रकला का चेहरा उतरा हुआ और आंखें कुछ सूजी हुई। मनोशंकर, इस तरह शरीर छोड़ देना चाहिए। संसार में एक से बढ़कर दूसरे दुख हैं। चंद्रकला, तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे? मनोशंकर, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया। चंद्रकला धीमे से, मैं तुम्हें पहचान न सकी। मनोशंकर, लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं जो कभी मुझे में थी। चलो आज नदी की ओर चलें घूमने, हमारे विरोध आज सदैव के लिए मिट जाए। चंद्रकला, कैसे विरोध? विस्मय में उसकी ओर देखती है। मनोशंकर, जो साधारणता प्रकट तो कभी नहीं हुए, लेकिन जो हम दोनों की आत्मा में व्याप्ति हो चुके हैं, जिनके कारण हम लोग आज सदैव के लिए। चंद्रकला निराश होकर उसकी ओर देखती है। मनोशंकर अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है। तुम्हारी आंखों में अभी संदेह है, उसे मिटा डालो, निकाल डालो। उसे अभी कहा नहीं जा सकता। तुम्हें कितना साहस और धीरज काम लेना पड़ेगा। जाओ कपड़े बदलाओ, शाम हो रही है, देर न हो। इस प्रकार क्यों देख रही हो? घड़ी दो घड़ी नहीं, दो दिन नहीं। अगर इसी तरह खड़े होकर हम लोग जीवन भर कहते सुनने चल दे तब भी अंतर नहीं मिट सकता। वह तो स्वभाव और प्रकृति का अंतर है, हमारे जीवन का आधार। चंद्रकला का प्रस्थान। मनोरमा इस समय कमरे के उस ओर की दीवार पर उंगली से रेखाएं खींच रही है। दीवार पर भी चित्र बनेंगे क्या? मनोरमा उसकी ओर घूमकर, बन सकते हैं। यह इतना महान चित्र जिसे हम संसार कहते हैं, शून्य के आधार पर बना है। लेकिन मैं अब चित्र नहीं बनाऊंगी। वही चित्र मेरा अंतिम। मनोशंकर, रजनीकांत का? मनोरमा, हाँ। गंभीर होकर कुछ सोचने लगती है। मनोशंकर, क्या सोच रही हो? मनोरमा, यही कि पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और सबसे कठोर सत्य यही है। स्त्री इसलिए दुखी है और पुरुष इसी को स्त्री का अधिकार समझता है, और इसीलिए पुरुष और स्त्री के अधिकारों की अलग अलग पैमाइश हो रही है, अलग अलग नक्शे बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वे मिल जाएंगे, समस्या का एक और पहलू निकल जाएगा। मनोशंकर, तुम अपनी बात कहो। मनोरमा, मैं तो कल ऋषिकेश के लिए चल पड़ूंगी। मनोशंकर, अब किस लिए? मनोरमा, कोई नहीं, नई बात तो नहीं हुई जी? मनोशंकर, नई बात नहीं हुई। ध्यान उसकी ओर देखकर, मनोरमा, नहीं तो केवल अपने को भूल जाने के लिए मैंने अब तक रंग और कलम खिलवाड़ किया है, लेकिन मैं देखती हूँ मेरा हृदय धनी हुई जा रहा है। इसका धन मेरे किस काम आएगा? इसलिए मुझे निचोड़ कर सूखा डालना है। रंगों की पिटारी गंगा में फेंक कर माला लेने में कल्याण है। अगर मैं अपने
शायद न्याय करूं तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने निर्जीव चित्र के लिए मैं सदैव जीवन की कामना करती रही। उसके साथ मुझे एक प्रकार का सुख और सहवास मिला, लेकिन मुझे इसका अधिकार कहाँ था। मैं अपनी आत्मा बेचती रही, जो मैं सबसे पहले बेच चुकी थी, और पूरा मूल्य भी ले लिया था। मनोशंकर, तुम तो कविता और दर्शन कही गई। मनोरमा, आर्य विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। मनोशंकर, युग बदल गया, समाज अपना कलंक मिटा रहा है, अब विधवाएं न रहेंगी। मनोरमा, विस्मय से वैधव मिट जाएगा। मनोशंकर, क्यों? विधवा विवाह से? मनोरमा, झूठ है, झूठ। मनोशंकर, क्यों? आजकल हो रहा है जो। मनोरमा, विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नो में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक, राजनीतिक, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवा के आंसू में बहते हुए देख पड़ रहे हैं। अपनी विशेषता मिटाकर संसार के साथ चलना चाहते हैं। वैधव्य तो मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन होगा। अभी तक तो केवल वैधव्य की समस्या थी, अब तलाक की समस्या भी आ रही है। तुम्हारी कहानी लेखक इस समस्या को कला का आधार बना रहे हैं और इस प्रकार संयम और शासन को निकाल कर प्रवृत्तियों की बागडोर ढीली कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोग है और इसी को वे अधिक से अधिक सुख समझ रहे हैं, लेकिन उपभोग सुख है। मनोशंकर, उपभोग सुख न हो, लेकिन वैधव्य तो समाज का कलंक है। मनोरमा, किस तरह जी? यही तो समाज का आदर्श है, स्त्री और पुरुष का सम्मिलित जीवन, सुख दुख दोनों का। न तो कोई शंका, न संदेह, न तलाक, किसी भी परिस्थिति में समझौता। और समाज, इस तरह का समाज की स्थिति दृढ़ है। संभव है इसमें बुराई भी हो, लेकिन जीवन नितांत भला कहाँ है। विधवा विवाह और तलाक, दो बुराइयों में से एक तो पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बुराइयां तो समाज को निकल जाएंगी। मनोशंकर, विधवा विवाह को भी तुम बुराई कह रही हो, स्वयं विधवा होकर। मनोरमा, छाती पे हाथ रखकर, तुम्हारा आघात निर्दय हुआ मनोज। उसकी ओर देखकर, राक्षसी राक्षसी प्रहार। तुम इतना भी संयम नहीं कर सकते, और तुम पुरुष हो, इतने छोटे हृदय और इतनी छोटी आत्मा के बल पर। मनोशंकर, कैसे? तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। मैं विधवा हूँ, इसलिए मैं विधवा विवाह के पक्ष में वोट दूँ, यही ना? लेकिन मैं न करूँगी। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है, अपने उद्धार के लिए। किसी प्रकृत विधवा से पूछो, अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण में ना आई हो। देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक है। मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। तुम जीवन का, विशेषता स्त्री के जीवन का दूसरा पहलू भी समझते हो, देखते हो। उसके भीतर संकल्प है, साधना है, त्याग है, तपस्या है। यही विधवा का आदर्श है, और यही आदर्श तुम्हारे समाज के लिए गौरव की चीज़ है। तुमने इसे कलंक कह दिया। जितनी कोशिश एक आदर्श को मार डालने के लिए हो रही है, अगर उतनी कोशिश इसे जीवित रखने के लिए होती तो तुम्हारा समाज और परिवार आज दूसरी चीज़ होता। मनोशंकर, तो अब मैं क्या समझूं? मनोरमा, जो समझो। मनोशंकर, इसका अर्थ यह कि उसकी ओर देखने लगता है। मनोरमा, कहते क्यों नहीं? मनोशंकर, तो उस समय सचमुच नाटक हो रहा था। मनोरमा, ओह, तुम अभी उसी भ्रम में पड़े हो। मनोशंकर, मैंने तो समझा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था किसी आशा से। मनोशंकर, मैंने समझा था अविवाहित रहकर तुम्हारे साथ रहूँगा। मनोरमा, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारे पुरुषत्व के अनुकूल हो। मेरे साथ तुम रहते अविवाहित रहकर, शब्द तो बड़ी सुंदर है, लेकिन इसका मतलब क्या है? किसी विधवा के साथ कोई अविवाहित पुरुष? कल्पना और भावुकता। मनोज बाबू, साहित्य की कल्पना में तो कोई संदेह नहीं, ये सुंदर चीज़ होगी, लेकिन जीवन की वास्तविकता में कितना भयंकर है। मनोशंकर, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं क्या करूं? मना, पुरुष हो, तुम्हारी अवस्था भी मुझसे अधिक है, शिक्षा भी तुम्हें ऊंची मिली, तुम हर तरह से मुझसे योग्य हो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे सामने तुम्हारा आत्मसमर्पण तुम्हारे लिए कितने अपमान की बात है। तुम्हारा परुष इतना कुंठित क्यों हो रहा है? वादे सभी सच्चे नहीं होते, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। मैंने जब विचार किया, मुझे मालूम हो गया कि तुम मेरे मोह में इस तरह संकल्प कर रहे हो। तुम्हारे मन में मेरे प्रति विकार बना रहेगा। गले पर हाथ रखा। अधिकांश शब्द यही से निकल पड़ते हैं। इनका विश्वास करना मुझसे न पूछो। तुम्हें क्या करना है, अपने पुरुषत्व के पूछो। तुम्हारा अपना मोह चंद्रकला के मोह से कम नहीं है। वह स्त्री है ना, इसलिए तुमसे क्षमा चाहती है, और तुम आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हो। उसे क्षमा कर दो। इस समय तुम्हारा प्रधान काम यही है। मनोशंकर, लेकिन किस तरह? पहले यह स्वीकार कर लो कि तुम भी मोह में हो और वह भी मोह में।
न तुम उससे अच्छे हो न वह तुमसे बुरी है। वह अपना मोह छिपा नहीं सकी। ऐसा अनुमान करना कि वह रजनीकांत को अपने पुरुष के रूप में प्रेम करने लगी है ठीक नहीं। उसके हृदय पर उसकी हंसी और सरलता, साथ ही साथ उसके सुंदर शरीर का मोहक प्रभाव पड़ता था, जो समय के साथ ही स्वयं मिट जाता। लेकिन उसका घायल हो जाना, और वह भी संघातक रूप में, जिसमें बहुत कुछ दोष उसके पैदा करने वाले मुरारी लाल महाशय का है, यह सब मिलकर पहाड़ हो उठा। वह संभाल नहीं सकी। बहुत कुछ बुराई तो मेरे चित्र में हुई। शिव ने जैसे विष का पचा लिया, उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो। इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा। मालूम होता आ रहा है रास्ते में यह सब हो जाए, तुम लोग लौटो नए जीवन और नई आशा के साथ। मनोशंकर चुपचाप उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला 2 कदम बढ़कर रुक जाती। मनोशंकर घूमकर उसकी ओर देखता है। मनोशंकर करते हुए शब्द, चलो, कब की आई हो, चलो चलें। आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों उसी तरह हाथ पकड़े हुए बंगले के बाहर निकल जाते हैं। मुरारीलाल का प्रवेश। मुरारीलाल, तुम्हारा यहाँ आना मंगल हुआ, मैं अब बच जाऊंगा। मनोरमा, क्या है? जैसे नींद से एकाएक टूट गई। मुरारीलाल, तुमने वह कर दिया जिसकी मुझे आशा नहीं थी। तुम देवी हो। मनोरमा, आपने कुछ सुन लिया क्या? मुरारीलाल, कुछ नहीं, सब सुना है। 10 वर्ष की आग शायद अब बुझेगी। तुम्हारा असली रूप मैंने आज देखा है। मनोरमा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहती। मुझसे जिस किसी का उपकार हो जाए, विधवा जीवन तो केवल सेवा और उपकार का है। राय, तुम सचमुच देवी हो। मनोरमा चुप होकर चुप भी रही है। इस प्रकार के विशेषण बहुत कुछ उपहास के लिए। मैं पूरी तरह से स्त्री, विधवा स्त्री बन सकूं, जो हूँ वह हो सकूं, बहुत है। रायलाल, कल जाना तुम्हारा निश्चित रहा? कुछ और रुक जाओ, तुम्हारी मदद से शायद एक बार मैं। मनोरमा जी नहीं, इस प्रकार मेरी शक्ति चली जाएगी। हमारी सेवा जब होने को होगी हो जाएगी। मुरारीलाल, क्या हाल है जी? हमारी लड़ी शायद बच जाए। यही एक सिंदूर घाव की 3 इंच लंबा और आधे इंच चौड़ा है। उन सब ने तो चाहा था जान से मार डालना। 24 निशान लाठी के कुल हैं। मुरारी, बहुत है। ऐसा काम करा दिया इसने। माहिर अली, उसकी चोट देखकर मुझे चक्कर आने लगा, लेकिन उसके मुंह पर तब भी मुस्कुराहट थी। मुरारीलाल, मुस्कुराहट थी? माहिर अली, उस दिन की तरह नहीं। इतनी चोट और दर्द, लेकिन उसके सफ़ेद दांत अब भी जैसे निकल पड़ना। राय साहब मिलना चाहते हैं। मुरारीलाल, अब हरगिज़ नहीं, बदनाम हो जाऊंगा इस तरह, और मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहता। माहिर हरनंदन कह रहे थे, आपने जो कहा था शायद 40,000 आ गया है। मुरारीलाल घर ही चिंता पड़ जाता है। मैंने तो कह दिया साहब, ऐसे रुपए पर लात मारते हैं। मुरारीलाल, कह दिया लात मारते हैं? 40,000 माहिर, मैं समझ नहीं पाता, कहो ना। इसमें कोई बुराई है ले लेने में? और भी एक लुटेरे और हत्यारे से। जाओ, हरनंदन को धीरे से बुला लाओ, शायद झूठ। हाँ, लाओ, लिवा लाओ। हरनंदन को अकेले समझते हो ना? माहिर अली, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। उस बच्चे की हालत अभी तक बेहोश है। मुरारीलाल, इसका रुपया निकल जाना रजनीकांत के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, अपने लिए नहीं, तुम्हारे ही बात सही। रजनीकांत के लिए यह रुपया उससे ले लिया जाए। मरने की कोई संभावना नहीं उसके। यह सारा रुपया उसे दे दिया जाएगा। माहिर अली, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी राय में मुमकिन है वह मर जाए। मुरारीलाल, मरना होता तो कल शाम की चोट से अब तक मर गया होता। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर उस बेईमान की कोई दूसरी सजा दी नहीं जा सकती। तुम क्यों नहीं समझते? इसी रुपये के बल पर वह ऑनरेडी मजिस्ट्रेट हुआ, राय साहब हुआ। उसका जहर इसी तरह निकलेगा, मैंने सोच लिया। इसमें कोई बुराई नहीं, तुम जाओ। मैं जाऊंगा, लेकिन इसका नतीजा, उसकी जान का खतरा तो नहीं है ना? वो चारों ओर से घेर कर मारा गया है। जान का खतरा तो हो सकता है। आज अदालत में छोटा बड़ा सब किसी ने उसका बेईमान को गालियाँ दी। ठीक है, उस उसकी कई ओर से सजाएं मिले। आओ, खड़े हो। क्यों? तीसरा अंक। रात यों रात अंधेरी ही, आकाश में बादल होने के कारण भयंकर उठे। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सियां पड़ी हैं। बाईं ओर कोठरी के दरवाजे के पास बरामदे में फर्श पर एक लालटेन जल रही है, और बड़े कमरे के किवाड़ उसी तरह खुले हैं। कमरे के एक भाग में बाहर की लालटेन प्रकाश पहुंच रहा है, शेष कमरा अंधेरा है। माहिर अली चुपचाप बरामदे में आगे की ओर बैठा है, सांस भी ले रहा है।
या पता नहीं चलता। भीतर की ओर मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा लालटेन के प्रकाश में आकर खड़ी होती है। क्षण भर के बाद बरामदे में निकलकर बाहर की ओर देखने लगती। मनोरमा, ओह कितना अंधेरा है। आज की रात तो जैसे माहिर। अरे सो गए क्या? माहिर, अरे नहीं, सो नहीं रहा हूँ। मनोरमा, क्या कर रहे हो? इस तरह बुलाने पर भी नहीं बोलते। माहिर अली, आज की रात प्रलय है, किसी को बोलना नहीं चाहिए। यहीं बैठे बैठे झपकी आ गई। बड़ा डरावना सपना देखा। अभी अभी दो काले आदमी शैतान की तरह खौफनाक, इससे भी ऊंचे काले लंबे दांत, बाहर हो गए बड़े बड़े बाल, हाथ उठाकर ऊपर नीचे खींचते हैं। मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगे। मैं घबरा कर जाग पड़ा। मालूम हो रहा है जैसे इधर चारों ओर भूत घूम रहे हैं। मनोरमा, माहिर अली, शायद उसे ले जाने के लिए दूत आ गए हैं, चला भी गया होगा। मनोरमा, क्या कह रहे हो? माहिर अली, उसकी बोलती बंद हो गई है। उस घर का चिराग आज बुझ रहा है। आज ही उसका दुनिया का नाता था। मनोरमा एकाएक नीचे उतर कर बाहर की ओर निकल जाती है। हाँ, क्या कर रही हो? उधर की ओर। नहीं नहीं, इस अंधेरे में डर जाएंगी। कहाँ मानिए, डर जाएंगी? आप लोग तो कुछ मानती ही नहीं। इसे ले जाने के लिए दूत इधर से ही आ गए हैं। इधर से ही लौटते वक्त झटके में पड़ जाना बुरा होता है। ऐसे मौके पर। मनोरमा, मेरे लिए कौन रोने वाला है? माहिर अली, कहाँ गई, किधर गई? आइए, बोलती क्यों नहीं? मनोरमा, कहो ना, यही हूँ। माहिर अली, आप डरती नहीं? मनोरमा, नहीं, किस लिए डरूँ मैं? भला मुझे ज़िंदगी से लेकर क्या करना है? माहिर अली, वह देखिए, आसमान की ओर लुक फूटा है, और ओह कितना बड़ा सारा आसमान उजेला उजेला हो गया। मालूम हो रहा है मर गया। लौट चलिए। मनोरमा, क्यों शोर कर रहे हो जी? माहिर अली, उन सब पर के लौटते वक्त आप रास्ते में पड़ जाएंगी। मनोरमा, अच्छा, तो अगर मेरी उन पर से भेंट हो जाएगी तो? मैं उसे जाने न दूंगी, पकड़ कर रख लूँगी। माहिर अली, किसे? मैं उसी लड़के को, रजनीकांत को। माहिर अली, उसको किस तरह? मर जाने वाले को कभी किसी ने पकड़ कर रखा है? मनोरमा, देखो, तंग न करो, जाओ, मुझे यहीं खुले आकाश के नीचे रहने दो। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम न डरो। माहिर अली, अच्छा, आप यहीं रहिए तो मैं जाकर बैठूं, आगे न बढ़िएगा। आगे बढ़ने। माहिर अली लौटकर बरामदे में खम्भे के पास बैठता है। बाहर की ओर मनोज शंकर और चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ जाती है। मनोज शंकर खड़ा होकर माहिर अली की ओर देखने लगता है। आगे बढ़कर लालटेन उठाता है और उसे माहिर अली के मुंह के सामने कर देता है। मनोज शंकर, अरे तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली, रोशनी नहीं न। मनोज शंकर, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली, दुनिया किस्मत को रोती है, मैं भी रो रहा हूँ। चंद्रकला, सीधे क्यों नहीं कहती, क्या बात है? माहिर अली, इधर राय साहब भगवंत सिंह ने 40,000 दिया है साहब को। उधर अस्पताल से खबर आई है कि उसकी हालत ख़राब हो गई। मौत के वक्त का बयान लेने फ़ौरन आइए। किसी तरह नोटों का पुलिंदा भीतर फेंक कर चले गए हैं। सीधा टेढ़ा या सही, इसी पर मैं रो रहा हूँ। चंद्रकला घबरा गई, तेजी से सांस लेकर कई बार सिराती, फिर वही एकाएक बैठकर ऊपर छत की ओर देखने लगती है। मनोज शंकर सर होकर धरती ओर देखते हूँ। 40 और 10, 50। उसकी मृत्यु का मुआवजा तो लिया गया, अब कानून और व्यवस्था का अभिनय होगा। माहिर अली जी। मनोज शंकर, तुम कब से इस नौकरी में हो? माहिर अली, 15 साल हो गए। मथुरा से मुरादाबाद, फैज़ाबाद गए, गाजीपुर गए, और इधर यहाँ से, आप तो जानते हैं। मनोज शंकर, तुम्हारी तबीयत इस नौकरी से कभी? माहिर अली, अब तक मैं कभी चला गया होता, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मैंने अपना हाथ जो कटा चुका हूँ, इसी डर से अब तक। मनोज शंकर, माहिर अली, लेकिन कह देने तो फांसी पड़ जाऊंगा। मनोज शंकर, फांसी पड़ जाओगे? माहिर अली, जी हाँ, साहब तो यही कहते हैं, और इसीलिए 10 वर्ष बीत गया, अभी किसी को पता नहीं चला कि मैंने। मनोज शंकर, कहो, यहाँ कोई नहीं है। माहिर अली, आप हैं ना? आप ही से तो। मनोज शंकर, माहिर, तुमने मुझे संदेह में आज सवेरे जो तुमने कहा था मुझे, और? माहिर, नहीं नहीं, कोई सुबह नहीं, मैंने कभी। मनोज शंकर, लेकिन तुम इस तरह काँप क्यों रहे हो? माहिर अली, लेकिन कह देने पर मेरी जान नहीं बच सकती, मैं फांसी पड़ूंगा। चंद्रकला, ओफ, इस समय आप लोग चुप रहें। सब किसी की जान ही क्यों जाए? जिसे मरना था वह तो मरा ही। मनोज शंकर, चंद्रकला, शांत रहो। सारा संसार मरता है, एक को मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है। यह कोई नई बात नहीं। माहिर अली, क्या कर रहा है? जीवन का रहस्य उसमें है, सुनो।
चंद्रकला उद्दीन हो उठती है और भीतर चली जाती है। कहाँ जा रही हो? सुनो। चंद्रकला, नहीं, मैं जा रही हूँ, अब सो रहा। मनोशंकर, तुम्हें नींद आएगी? चंद्रकला, यह न पूछो, नींद ऐसी आए जो कभी न टूटे। वेग से प्रस्थान। मनोशंकर, माहिर, कह दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। माहिर अली आपसे घबरा कर उसी ओर देखता है। मनोशंकर, तुम मेरा विश्वास नहीं करते? माहिर अली, इस बार मनोशंकर, तुम इतना घबरा क्यों गए हो? इस तरह काँप क्यों रहे हो? माहिर अली, यह क़यामत की रात शायद दुनिया का निशान